हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी में क्लास 6, 7, 8, 9 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 10 चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री, लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले कि जो मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, तो उसमें ना बताया जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन कैसे आया, तो उसमें ना बताया जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है ना वो डिस्क्राइब हुआ है ग्रोइंग इंडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक। मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमी जैसे ही ग्रो किया उस चीज को लेके क्या बताया गया कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, कल्चर हुआ, पॉपुलेशन जब एक जगह से एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे गए, ट्रेड हो या सर्विस हो, टेक्नोलॉजी हो, फ्लो जब हुआ इन्वेस्टमेंट का, पीपुल का एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब कि किसी भी जैसे कि चाहे वो गुड हो, पीपुल हो, किसी चीज का भी जो फ्लो हुआ एक जगह से दूसरी जगह, उनके कल्चर का जो फ्लो हुआ उसको क्या कहा गया, ग्लोबलाइजेशन कहा गया। ठीक है, अब देखो इस ग्लोबलाइजेशन इसमें ना ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया, तो सबसे पहला इसमें बताया गया प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट है सिल्क रूट के बारे में इसमें। अब इसमें सिल्क रूट के बारे में बताया जा रहा है कि ना सिल्क रूट क्या था। ठीक है, तो ना ये था सिल्क रूट जो है ये था कि ना यहाँ पे सेवरल रूट्स थे, सिल्क रूट्स थे जो लैंड और सी से जाते थे, नीटिंग टुगेदर वास्ट रीजन ऑफ एशिया, जिसमें ना जोड़ते थे वास्ट रीजन ऑफ एशिया को। ठीक है, और ये लिंक करते थे यूरोप को नॉर्थ अफ्रीका से। फेमस चाइनीज सिल्क कार्गोज यूज टू ट्रेवल थ्रू दिस रूट। तो ना जो चाइनीज सिल्क कार्गोज होते थे ना वो इस रूट से जाते थे अफ्रीका, चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया हो, यूरोप हो, ये जाते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसको सिल्क रूट कहा गया, क्योंकि यहाँ से चाइना से सिल्क ट्रांसफर होता था दूसरी जगह पे, तो इसलिए इस रूट को ना सिल्क रूट कहा गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ था कि ना फूड ट्रेवल्स, अब देखो फूड ट्रेवल्स सबघेटीज एंड पोटैटो। अब देखो सबघेटी और पोटैटो कैसे चेंज हुआ। ठीक है, नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम सबघेटी। जैसे नूडल चाइना, वेस्ट चाइना से जाके ना चाइना से गया तो उसको क्या कहा गया, सबघेटी कहा गया। कॉमन फूड सच एज, देखो कॉमन फूड क्या क्या थे जो वहाँ पे उस टाइम में देखने को आपको मिलते थे, तो वो सब थे कॉमन फूड, जैसे कि पोटैटो हो, सोयाबीन हो, ग्राउंड नट हो, मेज हो, टमाटो हो, चिली हो, स्वीट पोटैटोज हो, ये सब ना इंट्रोड्यूस हुए यूरोप और एशिया में। क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, और ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस जो डिस्कवर किए थे अमेरिका, वो ना ये सब कॉमन जो फूड है ना उसको इंट्रोड्यूस करवाए यूरोप में। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, कंफ्यूज डिजीज एंड ट्रेड। देखो फूड गया, सिल्क रूट के बारे में बताया गया, अब देखो डिजीज और इसके साथ ना डिजीज और ट्रेड भी लेके गया। ठीक है, प्रीसियस मेटल्स जैसे थे जो माइन से मिलते थे पेरू और मैक्सिका के, वो ना इनहेंस हुए यूरोप ट्रेड में विद एशिया के साथ। ठीक है, द स्पेनिश कंक्यूर यूज द जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स इन द कंक्यूस्ट ऑफ अमेरिका। स्मॉल पॉक्स को भी ना उसी टाइम में ढूंढा गया था, स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है उसको भी उसी टाइम में ढूंढा गया था। ठीक है, अंटिल द 19th सेंचुरी पोवर्टी एंड हंगर वेयर कॉमन इन यूरोप, और फिर 19th सेंचुरी के समय में ना पोवर्टी और हंगर कैसा था, कॉमन था यूरोप में। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि सेकेंड फेज के बारे में बताया जा रहा है कि ना सेकेंड फेज क्या है। देखो द 19th सेंचुरी 1815 to 1914। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, लेट जो 18th सेंचुरी था ना उसमें बताया जा रहा है 18th सेंचुरी में पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, उसका डिमांड भी अब इंक्रीज हो गया फूड ग्रेन को लेके ब्रिटेन में। अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उनको खाना भी जरूरत होगा, तो पॉपुलेशन को खाना का जरूरत था। ठीक है, तो वो ना इम्पोर्ट करने लगे फूड ब्रिटेन के लिए चीपली, और कहाँ कहाँ से करने लगे, विद इन द कंट्री से। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ टुक प्लेस इन ब्रिटेन विच लीड टू हायर इनकम मीनिंग मोर फूड इम्पोर्ट। तो ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ ब्रिटेन में, जिससे क्या हुआ, हायर इनकम आया और फिर बहुत सारे फूड प्रोड्यूस होने लगे वहां पे। ठीक है, इट वॉज ट्रांसपोर्टेड बाई रेलवेज एंड शिप्स, और ये क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट होने लगा रेलवे और शिप से। फूड इज ओनली एन एग्जाम्पल, प्रोडक्ट सच एज कॉटन, रबर, कोल्स ऑल्सो हैड सेम फेट। और फूड एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है, पर जो ना और सब जो भी चीज थे जैसे कि कॉटन हो, रबर हो, कोल हो, इसको भी ना इसी तरीके से ट्रांसफर किया जाता था, इसका भी ट्रेड होता था इसी तरीके से। ठीक है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, अब देखो टेक्नोलॉजी का क्या रोल था। ठीक है, इस टाइम में टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर रहे थे, जो रेलवे था, स्टीम सीप था, टेलीग्राफ हो,
ये इम्पोर्टेंट इन्वेंशन थे उस टाइम के, ठीक है, 19th सेंचुरी में वर्ल्ड में। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी नेमली रेफ्रिजरेटर, शिप्स, एनिमल स्लॉटर, तो एनिमल का क्या हुआ कि नाउ फॉर फूड एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप एज फ्रोजन मीट। जैसे ही रेलवे सबका टेक्निक, जो रेलवे हो या शिप का, जैसे ही ना स्टार्ट हुआ, काम स्टार्ट हुआ, वो तो क्या किया गया, एनिमल को ना यहाँ से यूरोप से भेजा जाने लगा, क्योंकि यूरोप में ना मीट का बहुत ज्यादा जरूरत था, फ्रोजन करके रखा जाता था, तो उसके लिए ना स्पीसीज का जो मसाले होते हैं उनका जरूरी होता था, तो वो क्या किया जाता था, अगर मीट में मसाला देके रखा जाएगा ना तो वो बहुत दिन तक टिकता था, तो इसीलिए तो फिर ना उनको मीट के लिए, जो फ्रोजन एरिया में रहते थे, जो मीट खाते थे, उनके लिए अब ना मसालों का जरूरत बढ़ गया, ठीक है। लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म, अब ये लेट 19th सेंचुरी का कॉलोनियलिज्म है, उसके बारे में बताया जा रहा है। देखो अब यूरोप में क्या हुआ, यूरोप कंफ्यूज कर लिया एशिया और अफ्रीका की कॉलोनीज को, ठीक है। अब क्या हुआ, बेल्जियम और जर्मनी जो है वो न्यू कॉलोनियल पावर बन गया, ठीक है। कॉलोनियल पावर, पुलर कॉलोनियल पावर्स मेनली हिस्टोरिकल, अ कंट्री विच पोजेसेस और फॉर्मली पोजेस्ड कॉलोनियल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ना ये क्या था, कॉलोनियल पावर ऐसे थे कि ना जो ना डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ना अपने आप का अपना जो पावर होता था वो उसको दिखा रहे थे, ठीक है। द यूएस बिकेम अ कॉलोनियल पावर इन द लेट 18th सेंचुरी बाय टेकिंग ओवर सम कॉलोनीज अर्लियर हेल्ड बाय स्पेन। जो स्पेन के पास पहले था वो यूएस भी अब ले लिया था, तो यूएस भी एक कॉलोनियल पावर बन गया था, ठीक है, 18th सेंचुरी में, ये चीज को बताया गया। रिंडर हैंड इज अ फास्ट स्प्रेडिंग कैटल प्लेग्यू विच हिट अफ्रीका इन द 1880 सेंचुरी। तो जो कैटल प्लेग्यू था कि मतलब अब कैटल सब पे भी ना बहुत सारा बीमारी आ रहा था, तो वो एक ना कैटल प्लेग्यू जो था अफ्रीका में वो देखने को मिला था। कब कैटल प्लेग्यू देखने को मिला था, ठीक है, रिंडर हैरेंट जो ये ना था अफ्रीका में 1880 को देखने को मिला था, ठीक है। और ये कैरेट क्या था, इन्फेक्टेड कैटल इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया एंड डिस्ट्रॉयड 90% ऑफ द लाइफ स्टॉक। और ये कौन कौन से जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे ना, वो सब ये बीमारी लेके आए थे 90%, और इससे क्या होता 90% लाइफ स्टॉक खत्म हो गया था। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थे वो स्ट्रेंथन कर रहे थे अपना पावर अफ्रीका में, और फिर लेबर मार्केट में भी वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे लेबर मार्केट पे भी और अफ्रीका में भी अपना वो अपना क्या कर रहे थे, कॉलोनियल पावर ना अपना बना रहे थे, अपना अस्तित्व बना रहे थे, ठीक है। वहाँ पे एक तो वहाँ का जो कैटल है उसको खराब कर दिए थे, वहाँ पे अब लेबर पावर भी ले रहे थे वो, ठीक है। इंडेक्चुअल लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, अब देखो इसके बाद है, ठीक है। तो इंडेक्चुअल लेबर जो थे वो बॉन्डेड लेबर, जो जिसको ना कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे ना लेके जाया जाता था एम्प्लॉय बना के, मतलब कि अब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था, उनको खरीद लिया जाता था और उसके बाद ना उनको लेबर बना के लेके जाया जाता था, ठीक है। 19th सेंचुरी में ना 1000 जो इंडियंस और चाइनीज लेबर थे उनको लेके गया था प्लांटेशन काम करवाने के लिए, माइन का, रोड, रेलवे कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में, ठीक है। इसी तरीके से लेबर बना के और उनको लेके गया था वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में काम करवाने के लिए, ठीक है। चाहे वो काम क्या क्या हो, प्लांटेशन का हो, माइन का हो, रोड, रेलवे हो, ठीक है। रिक्वायरमेंट वॉज डन बाय एजेंट्स बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्क एंड लोकेशन। और रिक्वायरमेंट क्या होता था कि ना वो ना फॉल्स एजेंट्स बोलते थे उसको कि ना मतलब आदमी सबको एक तो बनवा मजदूर बनवा देते थे और बोलते थे कि आपको दूसरा काम करवाने के लिए लेके जाया जाएगा, झूठ बात बोल के उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता था, ठीक है। ऑन अराइवल एट प्लांटेशन लेबर फाउंड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन हरास। और जैसे वो वहाँ जाते थे तो उनको जो लिविंग कंडीशन जो रहता था प्लांटेशन लेबर सबका वो बहुत ज्यादा खराब तरीके से उनको जीना पड़ता था, और ठीक है। इसको तो एबोलाइज किया गया था 1921 में, ठीक है। इस जो ये जो किया जाता था ह्यूमन का ट्रांसफर किया जाता था उसको एबोलाइज किया गया था 1921 में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, इंडियन इंटरप्रेनर्स अब्रॉड। अब देखो इंडियन के जो इंटरप्रेनर थे वो अब्रॉड में गए थे, उनके बारे में है। जो इंडियन इंटरप्रेनर थे सब कुछ बैंकर थे, नट्टू कोडी एंड चेटियर, फाइनेंस एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर टू सेंट्रल एंड साउथ एशिया। ये सब क्या करते थे, फाइनेंस एक्सपोर्ट करते थे, फाइनेंस एग्रीकल्चर चीज का सेंट्रल और साउथ एशिया में। ये ना फॉलो करते थे यूरोप टू अफ्रीका, ये फॉलो करते थे यूरोप टू अफ्रीका के लाइन को, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में वो चेंज किया द बैलेंस ऑफ ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे ही आया इंग्लैंड में, ठीक है, वो चेंज कर दिया बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, जिससे ना हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चर जो है हमारा इंडिया का वो डिस्ट्रॉय हो गया और ब्रिटेन इंजॉय करने लगा ट्रेड सरप्लस, ठीक है।
देयर एक्सपोर्ट इंक्रीज एंड इम्पोर्ट डिक्रीज। उनका ना जो अब जो सामान था हम सबके पास वो ज्यादा आ रहा था और हमारा जो सामान था वो कम हो गया था उनके वहां जाने का, ठीक है। सेकेंड, अब देखो थर्ड फेज क्या था, अब इसके बाद थर्ड फेज हो रहा था द इंटर वॉर इकोनॉमी। अब इसके बाद ना थर्ड फेज हो गया था, इंटर वॉर इकोनॉमी स्टार्ट हो गया था, वॉर इकोनॉमी स्टार्ट हो गया था। तो इसमें क्या हो रहा था, जब ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया था तो फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर आया था वो अपने साथ, ठीक है। ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रीज वेयर रिस्ट्रक्चर्ड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। तो इस टाइम में क्या होता था, इंडस्ट्री को इस हिसाब से रिस्ट्रक्चर किया गया था कि वॉर जितना मतलब कि वॉर के लिए जो जो गुड्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनको ना अब क्या किया गया था, बनाना स्टार्ट कर दिया गया था। द वॉर ट्रांसफर द यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेब्टर टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर। तो इससे ना इसी वॉर से ना जो यूएस था जो सब जगह से उनको पहले लेना पड़ रहा था, पैसा लेने के लिए वो पैसा लेना पड़ रहा था, डेब्टर के रूप में थे, अब वो ना इंटरनेशनल क्रेडिटर के रूप में आ गए थे, ठीक है। इंटरनेशनल क्रेडिटर के रूप में वो उभरे थे यूएस, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, पोस्ट वॉर रिकवरी। अब वॉर के बाद रिकवरी किया गया था आफ्टर द वॉर द प्रोडक्शन रिड्यूस एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। जैसे वॉर खत्म हुआ ना, क्या हुआ, प्रोडक्शन रिड्यूस होने लगा। अब देखो सामान ना कम से कम अब ऊपर होने लगा और एम्प्लॉयमेंट खत्म होने लगा, तो अनएम्प्लॉयड होने लगे वहाँ के लोग सब, ठीक है। द वॉर ट्रांसफॉर्म द यूएस फ्रॉम बीइंग एन। तो इससे क्या हुआ कि ना उनके पास अब कुछ नहीं था कि अब क्या किया जाए, अब क्या आगे क्या सोचा जाए, क्योंकि अब देखो काम खत्म हो रहा है, सब अगर बेरोजगार हो रहे हैं तो सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन भी उतना हिसाब से नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन भी कम हो गया था और सबको ना अब क्या हो रहा था कि ना वो बनना पड़ा था, अनएम्प्लॉयड बनना पड़ रहा था, तो उनपे ना अब खाने के लिए भी वो तरस रहे थे। अब इसके बाद था द राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। यूएस वॉर रिकवरी वॉज क्विकर। यूएस ने अपना जो वॉर रिकवरी किया बहुत जल्दी कर लिया, ठीक है। असेंबली लाइन मेथड इंट्रोड्यूस बाय हेनरी फोर्डसन स्प्रेड द यूएस एंड वेयर आल्सो वाइडली कॉपीड इन यूरोप इन 1920 सेंचुरी। असेंबली लाइन जो था वो मेथड यूज किए थे हेनरी फोर्ड, वो ना स्प्रेड किए थे यूएस में और इसी चीज को ना वाइडली कॉपीड यूरोप में भी किया गया था इसी चीज को, ठीक है। 1920 सेंचुरी में मास प्रोडक्शन हो रहा था उस टाइम में, लोअर द कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ इंजीनियर्ड गुड्स। तो क्या करा था, मास प्रोडक्शन करवाया जा रहा था, बहुत अधिक से अधिक ना प्रोडक्शन करवाया जा रहा था और फिर जो प्राइस था उसका ना वो गुड्स का वो इंजीनियर्ड गुड्स के प्राइस ना कम रखा जा रहा था। There were housing and consumer boom in 1920 which ultimately led to Great Depression of 1929। और इसी वजह से ना क्या हुआ था कि ना हाउसिंग और कंज्यूमर गुड्स जो था ना वो घट गया था 1920 सेंचुरी में और इससे क्या हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन 1929 का आया था। मार्केट क्रैश हो गए थे 1929 में और ये क्या लाए थे, फेलियर लाए थे, बैंक का क्राइसिस अफेक्ट हुआ था जो अदर कंट्रीज को भी अफेक्ट किया था, ठीक है। By 1933, over 4,000 banks closed and between 1929 to 1932, about 110,000 companies collapsed। तो ना ऐसा हो गया था कि ना 1933 तक ना 4,000 बैंक को बंद करवा दिया गया था ग्रेट डिप्रेशन की वजह से और 1929 से 1932 तक ना 110,000 जो कंपनी थे वो भी कोलैप्स हो गए थे। इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। अब देखो इसका प्रभाव सब जगह पड़ा। अब देखो यहाँ पे क्या इंडिया में क्या पड़ा ग्रेट डिप्रेशन का प्रभाव, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ था, इंडिया ऑल्सो अफेक्टेड था, इंडिया भी ग्रेट डिप्रेशन से उतना ही अफेक्टेड था जितना की वर्ल्ड थे, ठीक है। इंडिया का एक्सपोर्ट जो इम्पोर्ट था वो डिक्लाइन हो रहा था और प्राइस ना यहाँ पे गिरता जा रहा था। बंगाल जूट ग्रोअर सफर द मोस्ट। और इसमें सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहे थे, बंगाल के जो जूट ग्रोअर थे ना वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे थे, ठीक है। लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रहा था विलेज से टाउन और सिटीज की तरफ, विलेज से ना आदमी सब अब टाउन और सिटीज की तरफ लार्जली आ रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ था, अब इसके बाद हुआ था कि स्टेज 4 आया था, रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर। अब जो वर्ल्ड इकोनॉमी को ना फिर से अब रिबिल्ड किया जा रहा था पोस्ट वॉर के बाद, ठीक है। तो क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना ब्रोक किया था मेरी 2 डिकेड्स आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड वंस अगेन इट लीड टू डिस्ट्रक्शन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो आया ये भी ना एक तरीके का डिस्ट्रक्शन लेके आया। आफ्टर द यूएसए द यूएसएसआर इमर्ज एज सुपर पावर। तो इसके में क्या हुआ था, यूएसए और यूएसएसआर भी अब इसके बाद यूएसए के बाद यूएसएसआर भी ना सुपर पावर की तरफ आया था, ठीक है, सुपर पावर बन गया था। पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन।
ठीक है। टू इंश्योर अ स्टेबल इकोनॉमी अ फ्रेमवर्क वॉज एग्रीड अपॉन द यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट ब्रिटन वुड इन न्यू हैम्पशायर यूएसए। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए स्टेबल इकोनॉमी को यूनाइटेड नेशन में ना ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था, ठीक है, ताकि ना मॉनेटरी चीज को जो यूनाइटेड नेशन का मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हो उसको सही किया जा सके, ठीक है, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जा सके और उसके लिए ना सब देशों को सहमत किया जा सके, ठीक है। ये स्टेबलाइज किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, और इसी में ना IMF और वर्ल्ड बैंक का ना उद्घाटन हुआ था, ठीक है, स्टेब्लिशमेंट हुआ था। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डील करता था एक्सटर्नल सरप्लस और डेफिसिट ऑफ इट्स मेंबर नेशन, जितना भी सरप्लस होगा और डेफिसिट होगा उसके बारे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अब काम करेगा, ठीक है। द इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट पॉपुलरली नॉन एज वर्ल्ड बैंक वॉज सेट अप फॉर फाइनेंस पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन। तो इंटरनेशनल फिर बैंक बनाया गया था, वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था ताकि वो ना रिकंस्ट्रक्शन करे और डेवलपमेंट में मदद करे पोस्ट वॉर के बाद, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था कि ना IMF और वर्ल्ड बैंक ना कमेंस फाइनेंस ऑपरेशंस इन 1947, और ये ना क्या किया 1947 में ना ये अपना स्टार्ट कर दिया था काम, ठीक है, IMF, ठीक है। ब्रिटेन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और ये सिस्टम किस तरीके से बेस्ड था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से बेस्ड था, ठीक है। नेशनल करेंसीज जो थे वो पेस्ट हो रहे थे अमेरिकन डॉलर एट अ फिक्स रेट, अमेरिकन डॉलर को ना नेशनल करेंसी के मतलब कि उसको ना अमेरिकन डॉलर को वर्ल्ड पे ना अस्तित्व मिल रहा था, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन इज कंट्रोल बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स लार्जली बाय द US, और ये जो डिसीजन मेकिंग हो रहा था इस टाइम में वो किसके द्वारा लार्जली हो रहा था, ये वो सब डिसीजन कौन बना रहे थे, तो लार्जली US के द्वारा जितने भी डिसीजन हो रहे थे वही डिसीजन को माना जा रहा था। अब देखो डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, अब इसके बाद क्या हुआ, डीकोलोनाइजेशन और फिर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, ठीक है। तो उसमें बताया जा रहा है जो मैनी कंट्री थे एशिया और अफ्रीका के वो ना अब क्या हो रहे थे, इंडिपेंडेंट होने का सोच रहे थे, ठीक है। सपोर्ट ऑफ यूएनओ और NAM के सपोर्ट से ना वो सब क्या हो रहे थे, इंडिपेंडेंट हो रहे थे एशिया और अफ्रीका के कंट्री। 77 ग्रुप ऑफ 77 G77 वॉज ऑर्गेनाइज्ड, ग्रुप जो 77 का था G77 ऑर्गेनाइज हुआ था, ये डेवलपिंग कंट्रीज के थे जो डिमांड कर रहे थे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो ना राइज करेगा कंट्रीज के रियल कंट्रोल ओवर नेशनल रिसोर्स रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चर गुड्स इन देयर मार्केट। तो वो क्या करेंगे, गिव दिस कंट्रीज कंट्रोल देंगे नेशनल रिसोर्स पे, रॉ मटेरियल पे, मैन्युफैक्चर गुड्स पे और इन देयर मार्केट, अपने मार्केट में मतलब दूसरे मार्केट में उनको अस्तित्व देंगे। MNCs और मल्टी कंपनीज विल स्टेबलाइज इन 1950 to 1960 एंड ऑपरेट इन सेवरल कंट्रीज। और देखो ना MNCs भी स्टार्ट हुआ था, मल्टी कंपनीज जो 1950 और 1960 में ना पूरे देश में ना क्या हो रहा था, ऑपरेट हो रहा था बहुत सारी कंट्रीज में, ठीक है। तो इसमें यही बता रहा था कि मतलब कि अब इसके बाद ना ऐसा मतलब इंस्टीट्यूट आया था जो ना क्या कर रहे थे, ये ग्लोबलाइजेशन जो इंड हुआ तो इसके टाइम में क्या हो रहा था कि अब ऐसे कंपनी आए थे जो ना फिर से सही तरीके से सब चीज को रिकवर कर रहे थे। अब ना डिमांड हो रहा था कि हमारा भी एक्सपोर्ट होना चाहिए दूसरे देशों में, तो ऐसा चीज हो रहा था कि अब ना फिर से इस इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जा रहा था और सब चीज को ना फिर से नॉर्मलाइज किया जा रहा था, ठीक है, पोस्ट वॉर के बाद। इस चैप्टर में बस यही बताया गया था, ठीक है। तो ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आए तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।